अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इलेक्शन के करीब आते ही नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात में शिद्दत आती दिखाई दे रही है। चेयरमैन पीसीबी की तैनाती हो, सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में फंड्स की फरामी हो, तमाम मामलात जो हैं वो बासानी मुज़ाकरात के जरिए हल तलब हैं और बताया ये जा रहा है कि वो हल हो चुके हैं। लेकिन दोनों इत्तेहादियों के दरमियान तनाव की बड़ी वजह जनरल इलेक्शन का वक्त पर इनेकाद भी है। गुज़श्ता रोज नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद के दरमियान इख्तिलाफात दूर करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस में पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने तो शिरकत नहीं की, लेकिन नून लीग की तरफ से वज़ीर ख़जाना, प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल, इकनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर अयाज सादिक शरीक हुए और पीपल्स पार्टी की जानिब से खुर्शीद शाह, नवीद कमर और शहरी रहमान ने शिरकत की। इजलास में पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से मुतालबात सामने रखे गए, जिन पर हुकूमती वज़रा ने अमल की यकीन दहानी भी कराई। पीपल्स पार्टी के कायदीन की तरफ से वज़रा को सबसे अहम मुतालबा आम इंतखाबात का मुकर्ररा वक्त पर इनेकाद था, जिस पर नून लीग के कायदीन कोई जवाब देने से कासिर रहे। ये खबर है और सियासी सूरत हाल के पेश नज़र जहां 9 मई के वाक़यात के बाद पीटीआई की सियासत बंद गली में पहुंच चुकी है, नून लीग की हमख्याल जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखी जा चुकी है। फिर भी सवाल यह उठाया जा रहा है कि नून लीग आम इंतखाबात पर खुलकर मौक़िफ़ क्यों नहीं दे रही। ऑल्दो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हमारे ही शो में बारहा ये कह चुके हैं, गुज़श्ता रात राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि इलेक्शन पर होंगे, लेकिन एक कन्फ्यूजन फिर भी बरकरार है। क्या हुकूमती जमात मुल्क की माशी सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन के मैदान में उतरने पर घबराहट का शिकार तो नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी इलेक्शन के इनेकाद के लिए मुकम्मल तैयार है? गुज़श्ता रोज़ मेयर कराची की हल्फबरदारी की तकरीब के बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने जब मीडिया से बात की, उनके बकौल पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ कोई इख्तिलाफात जो है वो नहीं है। हम चाहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सियासत आगे बढ़े, और इस किस्म की बात राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में की। दोनों जमातें कह रही हैं इख्तिलाफात नहीं है, लेकिन इख्तिलाफात तो मौजूद हैं। बात अगर करें 9 मई के जलाओ घिलाओ वाक़यात की, तहरीक इंसाफ की मुसलसल सियासी तनज़्ज़ुली वो उसका शिकार है। बड़ी तादाद में सियासी कायदीन साबिक वज़ीर आज़म का साथ छोड़कर या तो सियासत छोड़ चुके हैं या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी समेत दीगर पार्टियों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। पीटीआई के साबिक कायदीन की तरफ से पार्टी पॉलिसी पर इख्तिलाफ के तसलसल में गुज़श्ता रोज़ पीटीआई के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने एक बार फिर 9 मई के वाक़यात का तस्करा करते हुए इंकशाफ किया कि साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से इख्तियार की गई टकराव की हिकमत अमली से वो मुत्तफिक नहीं थे। असद उमर बहुत बड़ी बात कर गए कि 9 मई से पहले जो खान की टकराव की पॉलिसी थी उससे वो इख्तिलाफ कर रहे थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल दिया असद उमर के इंटरव्यू पर, और सख्त रद्द अमल देते हुए ये कहा कि असद उमर के ख्यालात उबाम और कन्फ्यूजन का शिकार हैं और जमात पर मुश्किल वक्त पड़ने से पहले उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अलहदगी का फैसला अगर वो करते तो शायद इसमें वजन होता, लेकिन अभी ये बातें करना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं कह रहे। तो इन तमाम मामलात पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन 9 मई के वाक़यात में इस्लामाबाद की मकामी अदालत से आज पीटीआई की रहनुमा जो हैं असद उमर, शाह महमूद और असद कैसर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें खारिज हो गई हैं, जिसके बाद असद उमर और शाह महमूद की इहाते अदालत से तेज़ी से दौड़ते हुए गाड़ी में वहां से निकलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दूसरी जानिब 9 मई के जलाओ घेराव के वाक़यात के तनाजुर में पीटीआई की लीडरशिप के खिलाफ कानून का घेरा मजीद तंग हो रहा है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और पीटीआई की जो सियासत है और तहरीक इस्तेकाम की, उस पर हमें ज्वाइन करेंगे महमूद मौलवी साहब अगले सेगमेंट में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली है और वज़ीर मुमलिकत हैं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो इससे पहले कि सियासी मामलात पर बात करें, चारसदा में एक वाक़या हुआ बिस्प का, 2 पुलिस एहलकार बड़ी बुरी तरीके से क्राउड को ख़वातीन को जिस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, हाथ में चाबक है, सबको मार रहे हैं। आपको खुलकर ये कंडेम भी करना चाहिए और उन्हें सस्पेंड भी करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल भाई, आज सुबह ये मीडिया पे ये ख़बर आई। नॉर्मली जब ख़बर आती है उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं, लेकिन ये मीडिया पे ख़बर आई और उसी वक्त मैंने आईजी खैबर पख्तूनख्वा से बात की है। उसने उसी वक्त जो है वो दोनों पुलिस एहलकारों को सस्पेंड किया है। अच्छा। और हम चाहते हैं और हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रही कि जो भी ख़वातीन वहाँ पर आती हैं और ख़ासकर पश्तून माशरे की हैं,
और पूरे पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं, किसी भी माशरे की, हाँ पूरे पाकिस्तान में जो हैं, हमारे लिए उनकी बाइज़ इज़्ज़त है, क्योंकि हम उनको बेनज़ीर के सपोर्ट प्रोग्राम के जो उनकी किस्त है वो उसका इजरा हुआ है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं यहाँ पर यही बता चलूँ कि क्योंकि दूसरे दिन हमने किस्त की इजरा की है, बैंक की नाअहली और नालायकी की वजह से ये सारा कुछ होने को मिला, क्योंकि दूसरे दिन उन्होंने लिंक डाउन किए हैं या जानबूझ के डाउन किए गए हैं। उनकी IT सिस्टम की फेलियर इतने बड़े उसमें, या IT सिस्टम की फेलियर या उनकी इंटरनल कोई चीज़, क्योंकि उनके पास अरबों रुपए हैं और जो है जून भी एंड पे जा रहा है, या अपने मुनाफे के लिए जो ये काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैंने कहा है कि आप लोग जो भी कर रहे हैं, अगर आपकी इनकॉम्पिटेंसी है, उन लोगों को आप फारिग करें। पैसे रिलीज नहीं करें, उसकी वजह से रश और लोग रश हो गया। और देखिए पुलिस वाले, लेकिन जो भी है, अगर रश है, पुलिस वाले हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं करा, लेकिन जो सलूक हुआ है वो नाकाबिल बर्दाश्त था। फर्स्ट फेज पे उनको सस्पेंड किया गया है, उसके ऊपर बाकायदा जो है IG इसको देख रहे हैं और उनको बिल्कुल जो है वो सज़ा देंगे, जो भी सज़ा के मुस्तहिक हैं उसी। लेकिन बैंक से भी आप बात करें कि अब शुरू करें पेमेंट। देखिए हमने बाकायदा, हमारे सेक्रेटरी ने, उनके जो हेड है उनसे भी बात हुई है, और सारा मैं समझता हूँ कि दिस इज इनकॉम्पिटेंस। अरबों रुपए के पैसे की ट्रांजेक्शन और सालाना पे होती है, इसमें देखें एक दिन की स्टॉपेज भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, क्योंकि आप मुझे बताएं ना कि 80 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन 2 बैंक कर रहे हैं, तो इसमें क्वारी अपनी करनी चाहिए कि क्या उनके लोग तो नहीं मिले हुए अपने मुनाफे के लिए। 30 जून एंड आ रहा है, उसके लिए आपने जो है हमारे जो रिटेलर्स हैं उनकी रिटेलर्स की मशीनें बंद की हैं, स्लो हुई पड़ी हैं, तो ये उनकी इनकॉम्पिटेंसी मैं समझता हूँ कि ये चीज़ थोड़े अरसे के लिए है। हमने इसका भी जो है तोड़ निकाल लिया है। हम डायरेक्ट अकाउंट्स खोलने जा रहे हैं उनके लिए। इन लोगों से भी इंशाल्लाह ताला इन गरीब लोगों की जान छूट जाएगी। अच्छा, ये एक दूसरी चीज़ का तोड़ भी क्या निकल आया कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मामलात हैं, क्या ये चूंकि इंतखाबात हैं, 2 अलग जमातें हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, उसकी ये तैयारी है या मामलात कुछ सीरियस है? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। देखें 13 जमातों की इत्तेहाद है, या 12 या 13 या 14 जमातों का इत्तेहाद है, उसमें थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। इख्तलाफात की आपने बात की, देखें तारिक मलिक साहब जो नादरा के चेयरमैन थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में थे, फिर उनको निकाल दिया गया। फिर पिछली PTI की हुकूमत से जब नादरा नहीं चल रहा था, उनको दोबारा बाहर से बुलाया गया कि वो बाहर भी सर्व कर रहे थे। फिर हमने कहा कि इसको फिर नून वाले के पास इंटीरियर मिनिस्ट्री थी और वो नहीं चाहते थे कि तारिक मलिक साहब जो है वो सर्व करें, लेकिन 1 साल उन्होंने हमारे दौर में भी सर्व किया। अब उन्होंने इसको हटा दिया बगैर किसी वजूहत की और मर्जी से। यानी आपका ये एक एतराज़ है पीपल्स पार्टी का कि आपको ये नहीं करना चाहिए था? हमारी ख्वाहिश थी कि वो रहे। इंटीरियर मिनिस्ट्री नून के पास थी, वो नहीं चाहते थे कि वो रहे, वो अपने किसी शख्स को लगाना चाहते। उनके पास मिनिस्ट्री है, उनका प्रोविडेटिव है। ठीक, इस तरह IPC मिनिस्ट्री हमारे पास है। हम कहते हैं नजम सेठी साहब बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट बंदे होंगे, लेकिन ये मिनिस्ट्री हमारे पास है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नॉमिनी आप हो। पहले जब नजम सेठी साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी, एडहॉक पीरियड की हुई थी, फिर जब वो टाइम ख़त्म हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि जी न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ गई, थोड़ा और एक्सटेंशन दे दें। फिर हुआ, आज उनका टाइम ख़त्म हो रहा है। जब हम प्रोग्राम बैठा, उन्होंने वैसे कल खुद बता भी दिया है कि आज टाइम खत्म हो रहा है। हम कहते हैं वो अच्छे बंदे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब इसको इससे अच्छी जगह पे लगा लें, गवर्नर पंजाब लगा लें अगर लगाना चाहते हैं। तो ये टिट फॉर टैट है कि वो तारिक मलिक साहब को निकाला, आप आगे नजम टिट फॉर टैट नहीं है ये। जब नजम सेठी साहब पहले दिन ही आए थे, हमारा पहले दिन से इस पे रिजर्वेशन थी। अच्छा, पहले दिन से हमारी रिजर्वेशन। आप ये समझते थे कि ये पीपल्स पार्टी की मिनिस्ट्री है तो हमें लगा, हमें वो करना चाहिए। और क्योंकि देखें जिसकी मिनिस्ट्री है उनके सेक्रेटरीज अपने हैं, उनके जो भी और जो उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेड्स उनकी अपनी रिकमेंडीज हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो हमें मिनिस्ट्रीज मिले हैं उसकी भी हेड्स हमारे रिकमेंडेशन पे होने चाहिए। और ज़का अशरफ साहब एक पहले भी रहे हैं इसके, तो ज़का अशरफ साहब ही अब बनेंगे तकरीबन। उनकी समरी ऑलरेडी गई हुई है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में, और हम उम्मीद करते हैं कि आज जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब समरी को निकाल साइन कर देंगे। अच्छा, नजम सेठी साहब की जो ट्वीट है उसमें वो कह रहे हैं कि मैं बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता बिटवीन जरदारी साहब एंड नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब। यानी इसका मतलब ये कि ये मामलात बड़े सीरियस लेवल तक, कायदीन के लेवल तक बोन ऑफ कंटेंशन बन चुके थे। नहीं, वो उन्होंने ट्वीट में ये उनका अपना एक ज़ाती वो है कि वो क्या अपनी मशहूरी के लिए जो भी किया, ऐसे कोई नहीं। हमने ऑलरेडी अपने पार्टी के जो हमारे जो जैसे आपने वफ्द की बात की उसमें भी थोड़ी मैं तस्दीक करूँगा। हमारे अपने जो हमारे है उन्होंने मैसेज कन्वे किया कि हमारी मिनिस्ट्री और हमारा, अब मैं कल बोलूँ कि PMLN की एक मिनिस्ट्री और मैं कहूँ कि इसका हेड मेरे हमारे उसको लगा लें या सेक्रेटरी हमारा लगा लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिसके साथ वो कंफर्टेबल उसी को वो लगाएंगे। अच्छा, तो क्या ये जो इंतखाबात की बात चल रही है, वैसे PMLN के जितने भी टॉप टियर के मिनिस्टर्स हैं वो हमारे शो कर चुके हैं। कल रात राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि इलेक्शन 100% टाइम पे होंगे।
फिर ये बात क्यों हो रही है कि एक वजह इख्तिलाफ जो है वो टाइम पर इंतखाबात के भी हैं? क्या इसमें कोई सदाकत है कि आप चाहते हैं कि टाइम पर हो, वो कहते हैं कि थोड़ा सा डिले हो जाए? नहीं, हमारे साथ अभी तक कोई शेयर नहीं हुआ, चाहे वो PMLN है या बाकी उनकी PDM की जमातें, उन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किया। लेकिन हमने तो अपने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर लिया है। स्वात के जलसे से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक मैसेज दे दिया कि मैं अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ आज कर रहा हूँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन टाइम होने चाहिए। अगर उनको थोड़ा और टाइम चाहिए तो 90 दिन में करा लें, कुछ दिन पहले असम्बली तोड़ दें। लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इस मुल्क में, इसका जो है वाहिद हल जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। यानी 90 दिन से अगर एक दिन इलेक्शन डिले होता है तो पीपल्स पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, हम कहते हैं होना चाहिए। क्यों आप इलेक्शन करना चाहते हैं? 3 महीने बाद फिर क्या हो जाएगा? 6 महीने बाद क्यों आप मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पे ये हुकूमत चलाना चाहते हैं? आपसे अभी तक शेयर नहीं हुआ, इसका मतलब कि क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन डिले भी हो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। प्रेस टॉक्स देखते हैं, उसी मैंने मौलाना साहब की देखी, शायद उसमें उन्होंने जिक्र किया था, क्योंकि वो PDM के सरबराह हैं। सरबराह बात करे तो मैं समझो PDM बात कर रही है, इसलिए हमें थोड़े खदशात हुए। अदरवाइज हमें कोई ये नहीं है। आपने जो कल मीटिंग की बात की है उसमें भी मतलब है कि वो कन्विंस मुझे लग रहे थे, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। PMLN के जो वज़रा है उसमें कल प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। आपने कहा नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे। अच्छा। और इससे पहले भी 3 दिन पहले भी हमारी एक मीटिंग हुई है। 3 दिन पहले भी हमारी मीटिंग हुई, इसमें CM सिंध भी मौजूद थे, निसार कायरा साहब भी मौजूद थे, खुर्शीद शाह साहब थे, खुर्शीद शाह साहब थे, शहीर रहमान साहब थी, नवीद कमर साहब थे। 3 दिन पहले मीटिंग हुई, फिर उसके बाद कल भी मीटिंग हुई और हम बड़े पॉजिटिव हैं। छोटे मोटे मसाइल होते हैं वो हल हुए, लेकिन एक चीज़ थी जो हमने कमिटमेंट की थी, क्योंकि बिलावल साहब ने स्वात में इसलिए बात की क्योंकि हमने IDP स्वात के साथ बात की कि 3 मिलियन IDPs को हमने दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन करके उनको बहाल किया था, वापस इज्जत से अपने घर पे लेके थे। इसलिए हम फाटा के जो अपना हमारे जो सैलाब ज़दगान हैं उनको भी हम इसी तरीके से दोबारा जो है। मैं कुनी साहब एक ब्रेक ले लूँ, नाज़रीन फिर फैसल के गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वजीर मुमलिकत जनाब फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के कोई इख्तिलाफात नहीं है? बड़े बड़े जो थे वो तो हमने उसमें बात कर ली है। सच कोई इख्तिलाफात नहीं है, लेकिन कुछ इशूज़ हैं जो मतलब है कि छोटे मोटे हैं, वो चलते रहते हैं। इत्तेहादी हुकूमतों में चलते रहते हैं। हमारे जब 2008 से देर तक हुकूमत थी उसमें भी चलते रहते थे ANP और। लेकिन इकट्ठे इंतखाबात में जाने के कितने चांसेस हैं? ये कबल अज़ वक्त बात करना, क्योंकि मैं इस पर कमिटमेंट इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि हम इकट्ठे इंतखाबात में जाते हैं, क्योंकि 13 जमातों को इकट्ठे जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा। सीट स्पेंट शायद हो जाए या फिर सोलो फ्लाइट हो जाए। आप मुझे बताएं, जिस सूबे से आपका और मेरा ताल्लुक़ है, तकरीबन सारी सियासी जमातें और नेशनल जमातें वहाँ पर हैं। आप मुझे कौन किसके लिए स्पेस छोड़ सकते हैं? हर हल्के में हर पार्टी के लोग मौजूद हैं, बहुत कम ऐसी जगह पे जहाँ पे स्पेस। लिहाजा इस पर कबल अज़ वक्त है। मैं समझता हूँ या सीट स्पेंट होगी या फिर सोलो फ्लाइट होगी, ये चीज़ हो सकती है। सोलो फ्लाइट करके आप बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म कैसे बनाएंगे? पंजाब में तो पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब के अलावा कितनी एग्जिस्ट करती है? सेंट्रल पंजाब वक्त आने फिर बात करेंगे। अच्छा, जिस तरह वो बिलावल साहब कह रहे थे कराची में जीते, इस तरह पूरे मुल्क में जीते। देखिए, हम कश्मीर में भी जीते और आपने देखा कि कराची में भी जीते, टास्क में था। और इंशाल्लाह कश्मीर में जो 4 पोलिंग स्टेशन थे, राना सनोल्ला साहब की स्टेटमेंट है 90% पोलिंग हुई है और वहाँ पर PMLN के बाकी लोगों ने भी कहा धांधली हुई है। कराची में जमात इस्लामी का बहुत बड़ा, PTI का बहुत बड़ा एतराज़ कि आपने 30-35 उनके जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं वो गायब कर दें। तो ऐसे एतराज़ात तो पूरे मुल्क में लगे तो इलेक्शन कौन एक्सेप्ट करेगा? देखें, कश्मीर में जिस सीट पर हम जीते हैं, पहले बात तो ये, अगर इत्तेहादी हुकूमत या इत्तेहादी जमातें हैं, हक तो ये बनता था कि हमारे लिए छोड़ देते, क्योंकि हम रनर अप थे। 100 कितने वोटों से हमारे कैंडिडेट को पिछली दफ़ा ATM मशीन को जितवाने के लिए किया गया था। फिर PMLN ने कहा कि हमने यहाँ पे इलेक्शन लड़ना है। हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके वालिद साहब पहले भी 4-5 दफ़ा यहाँ से MLA मुंतखब हुए जी, ठीक है। उसके बाद जब राना सनोल्ला साहब वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा इलेक्शन मुलतवी हो जाने चाहिए। भाई क्यों मुलतवी हों? क्या वहाँ पर दहशत गर्दी हुई है खुदा न खास्ता या कुछ हुआ है? इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट किया कि हम इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसी वजूहत नहीं है। और हालांकि उनकी इंतजामिया ने लिख लिया था कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, ठीक है। अब अगर 4 पोलिंग पे या 5 पे या जितने पे भी हमारे इत्तेहादी जमात को, हमारे दोस्तों को एतराज़ है, सबूत लेके आएँ, हम दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हमारे इत्तेहादी मुतमईन ना हो जाएं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कश्मीरियों के दिल से पीपल्स पार्टी की मोहब्बत आप नहीं दिखा सकते। जितनी दफ़ा भी लड़ेंगे हम जीतेंगे। आप कश्मीर का इलेक्शन दोबारा लड़ने के लिए तैयार? अगर आप प्रूफ के साथ आएँ कि यहाँ पे धांधली हुई है, और फिर भी लड़ेंगे इंशाल्लाह, फिर भी हम जीतेंगे। 5 दफ़ा लड़ें, 5 दफ़ा जीतेंगे। कराची मेयर भी दोबारा लड़ने के लिए? अब कराची मेयर पे आ जाएं, बिल्कुल लड़ेंगे। बात यह है कि नंबर 1 पीपल्स पार्टी, नंबर 2 जमात इस्लामी, नंबर 3 जो है वो PTI, नंबर 4 जिस तरह के रिजल्ट्स आए, ठीक है।
अब मुझे बताएं कि अब जमात इस्लामी चाहती है कि हम उनके जो पीटीआई के लोगों को, जो मेंबर हैं, उनको उठा के इनके बक्से में वोट डलवा दें, ये चाहती थी। जब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमने दोनों पार्टियों में से किसी को वोट नहीं करना, ना हमने पीपल्स पार्टी को वोट करना है, ना हमने जमात इस्लामी को वोट करना है। वो वीडियोस भी मौजूद है ना कि हम पर और फिर आप गए, फिर हाँ। आप उस शख्स के बाद गए जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, उससे आप गए कि आप हमें जो है, आपको चाहिए था कि आप जाके उधर कंडेम करते कि ये आपने क्या किया। आप उनसे वोट मांगने गए कि हमें कराची के वोट दें। आपको जब उन्होंने नहीं दिए तो पीपल्स पार्टी या सिंध पुलिस तो ये नहीं करेगी कि उनको अगवा करके ले आए और बोले नहीं आप जमात इस्लामी के बक्से में वोट डाल दो। अब वो कहते हैं कि हमारी जो है अकलियत को आप जो है अक्सरियत में बदल दें। ये तो नहीं हो सकता। आप हाँ, अभी भी अगर आपके साथ पीटीआई वाले इत्तेहाद करना चाहते कर लें, अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं तो लें। तो ये नहीं हो सकता कि नंबर 2 को आप नंबर 1 कर दें। बिलावल भुट्टो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं 100%। वैसे ये रियलिस्टिक है उनको बनाना? आप क्यों समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इतनी नशिस्तें हासिल कर लेगी कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। हमें साउथ पंजाब में भी, सेंट्रल पंजाब में भी, केपी में भी लोगों ने शमूलियत हमारे साथ इख्तियार की है और हम और भी दोस्तों के साथ राब्ते में हैं। शमूलियतें इंशाअल्लाह ताला और भी होने जा रही हैं। उसके बाद हम इत्तेहादी जमात, अगर हम, हमारी कोशिश होगी हमें सादा अक्सरियत मिल जाए, नहीं मिलेगी तो हमारे पास फोरम ओपन है, हम बातचीत कर सकते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। हमारा तजर्बा इत्तेहादी हुकूमत का पार्टियों के साथ रहने का काफ़ी अच्छा रहा है माजी का। तो हम इस उम्मीद में और इंशाअल्लाह ताला हमें कभी यकीन है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे इसमें। अच्छा, और ये जो सेंट्रल पंजाब है उसमें की किरदार होगा कुंडी साहब, सेंट्रल पंजाब का, जीटी रोड का, जहाँ से सबसे ज़्यादा नशिस्तें आती हैं। सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी अभी तक उस तरह से ब्रेक इन नहीं कर पाई। क्या करेंगे, क्या वहाँ पर क्या जादू? टाइम तो होने देना। अच्छा, बिजनेस सीक्रेट कौन अपना जो है वो पहले टेबल ये बिजनेस तो नहीं है, तो सियासत है, अवामी सियासत। मैंने ऐसी मिसाल दी है ना। हाँ, कौन अपने पत्ते शो करता है पहले, क्या है क्या नहीं। हमारे यानी कोई ऐसा सीक्रेट है कि 2-3 दिनों में सेंट्रल पंजाब के अवाम। आदिल भाई, मैं बताऊं, हम आपके साथ हमेशा प्रोग्राम करते हैं, आप हमेशा हमारे ऊपर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। नहीं, वही बात होती है जो हम कह के जाते हैं। अल्लाह ताला के फजल से बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, फिर आप बोलेंगे कि जी बिलावल साहब कैसे वजीर आजम बन गए। फिर नहीं, वैसे ये मैं तो सवाल कर रहा हूं, फिर आप अल्लाह के फजल 5 साल ये प्रोग्राम करेंगे, ये कैसे वजीर आजम बन गए? नहीं, अगर अवाम मुंतखब करती है तो जाहिर बात है, वो तो फिर तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। हम बड़े होपफुल हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो है। आखिर में कुंडी साहब, केपी आपका अपना ताल्लुक भी डी खान से है। गवर्नर साहब जो हैं गुलाम अली साहब, काफ़ी उन पर एतराज़ात पीपल्स पार्टी के भी हैं, ANP के भी हैं, नून लीग के भी हैं, और ये कहा जा रहा है कि अमलन JUI की गवर्नमेंट है और काम वहाँ पर करवा के JUI में लोगों को शामिल किया जा रहा है। क्यों आप लोग खामोश हैं? क्यों उनको? देखिए, हमें एतराज़ है, हमारी पार्टी को एतराज़ है पंजाब में भी निगरान हुकूमत पे और KP में भी निगरान हुकूमत पे। KP में देखें, हमारी जो कल भी वज़ीर-ए-आज़म से जो बात हुई थी और उससे पहले भी हुई थी, उसमें अगर आप देखें PMLN, JUI, ANP, शेर पाव साहब, जितनी भी इत्यादि जमातें, तमाम MPs जो माजी में रहे, उन सबको डेवलपमेंट फंड्स मिले सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक शख्स को भी नहीं मिला और बाकी सारे जो है इत्यादि जमातों को मिले। उस पर हमने एतराज़ किया। उसके बाद देखें, निगरान हुकूमत की डेफिनेशन क्या है? क्या निगरान हुकूमत की डेफिनेशन है कि आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें? क्या उनकी डेफिनेशन ये है कि आप डेवलपमेंट वर्क करें, कि आप नई भर्ती करें? ये डेफिनेशन है, ये काम तो नहीं है। पंजाब में भी हमारे लोगों की रिजर्वेशन है। लेकिन जिस तरह PCB का चेयरमैन अब आपका आ गया है, सिंध के लिए आपको फंड्स मिल गए हैं, लेकिन इस मामले पे आप उस तरह नहीं, हमारी बातचीत शुरू है। देखिए, हमारी रिजर्वेशन पंजाब में भी है और KP में। जब एक मखसूस पार्टी के लिए पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, उनके KP में हमें इतना मैटर नहीं करता। पंजाब में तो देखें पटवारी मैटर करते हैं, DC भी मैटर करते हैं, SP भी मैटर करते हैं। इस तरह KP में ये वो की जा रही है कि अगर हो रहा है तो हमारे लोगों को रिजर्वेशन है। लेकिन ये नहीं है कि हम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या हम जाकर वावल। हमने अपनी पार्टी में अपने एहतजाज रिकॉर्ड किया। हमारी पार्टी की लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर से बात कर रही है। और लेकिन अगर है भी सही, देखिए, हमने जब 2002 से 2008 तक उनका मुकाबला कर लिया है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ये कुछ नहीं हमारे लिए। फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा महमूद मौलवी हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले फैसल करीम कुंडी साहब को आपने सुना पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तिलाफात पर और बहुत से मामलात पर। तहरीक-ए-इंसाफ में क्या चल रहा है और तहरीक-ए-इस्तेकाम क्या अभी तक खुद को इस्तेकाम दे पाई है या नहीं? हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक रहनुमा
और साबिक मेंबर नेशनल असम्बली महमूद मौलवी साहब। महमूद मौलवी साहब, असद उमर ने कल इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो चेयरमैन पीटीआई की टकराव की पॉलिसी के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर पीटीआई का रद्द अमल आया कि अगर असद उमर आपको इख्तिलाफ था तो 9 मई से पहले आपने क्यों इस्तीफा नहीं दिया। मौलवी साहब, आप चूंकि पीटीआई के अहम रहनुमा रहे हैं, कौन ठीक कह रहा है? तहरीक इंसाफ ठीक कह रही है या असद उमर ठीक कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं असद उमर साहब की स्टेटमेंट को वेरीफाई करूंगा और कंफर्म करूंगा कि बहुत से लोगों को जो है इख्तलाफ था, मगर जो वही बात मैं आपसे कर रहा हूं जो कि इमरान खान साहब खुद कहते थे, क्या कोई हम गुलाम हैं? बदकिस्मती से डेमोक्रेसी थी नहीं, किसी की कोई चीज़ सुनता नहीं थे, तो इसलिए कोई लोग बोल नहीं सकते थे। अब क्योंकि देखें चीज़ें खुल खुल के आ रही हैं तो लोग, हर आदमी अब बोलना शुरू कर चुका है कि भाई ये क्या गलत था, क्या सही था। अच्छा, क्या इस वक्त आप तहरीक इस्तेकाम का हिस्सा हैं और पीटीआई सिंध के बाकी रहनुमा अली जैदी और इमरान इस्माइल? और अगर नहीं हैं तो आपका अगला लाए अमल क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, कल मेरी मीटिंग है इस्लामाबाद में, ठीक है ना। उसके बाद मैं जो है कल फाइनलाइज इंशाल्लाह करूंगा कि मैं किस पार्टी में कल जा रहा हूं। तो कल फाइनलाइज करूंगा, इसलिए मैं इसके ऊपर इस वक्त कमेंट नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने पहले कहा, मेरे पास कई ऑफर्स ऑब्वियसली हाथ में 3 ऑफर हैं, उनमें से कल एक का मैं इंतखाब जो है करके किसी एक पार्टी को कल इंशाल्लाह ज्वाइन कर लूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। कल कोई पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये बता दें, क्या ये बड़ी पार्टी हो सकती है? और क्या इस बात के भी इम्कानात हैं कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान को ज्वाइन करें कल? देखिए, उसकी भी इम्कानात है। उसकी वजह ये कि मेरी बात जो है तहरीक इस्तेकाम से भी जो है, उसकी वजह कि तहरीक इस्तेकाम तो हमने मिल के, देखिए जो मैं, अलीम खान और क्या आमिर कियानी और हम सब लोग बैठ के, और ये एक पार्टी मिल के इन्होंने उस वक्त जो है तश्कील दी थी कि हमें सबने मिल के पार्टी बनानी है, जो लोग बाहर आए थे। कुछ चीज़ों के ऊपर फाइनलाइजेशन नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि मैं जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा था और ना डिसाइड कर पाया हूँ। कल मैं बैठ के इंशाल्लाह फाइनल करूँगा। अगर जो चीज़ें हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि हम चाहते हैं सब लोग कि देखें बात उसूलों पे हो और इसमें लोगों का मफाद हो। जैसे एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, जी, इसका मंशूर और पीटीआई का मंशूर एक ही है। सिर्फ ये है कि देखें डेमोक्रेसी पार्टी में भी होनी चाहिए, जो हम प्रीच कर रहे हैं वो हम प्रैक्टिस करें। तो कुछ चीज़ों के ऊपर मुझे इख्तलाफ था, जो इंशाल्लाह कल बैठेंगे उसके बाद ही मैं फाइनल करूंगा कि मैं कहाँ जाऊंगा। अच्छा मौलवी साहब, क्लिप सुन रहा था जिसमें आपका दावा यह था कि इमरान इस्माइल और अली जैदी ने अभी तक इस्तेकाम तहरीक जो है पार्टी वो ज्वाइन नहीं की। क्या कल वो भी आपकी तरह का फैसला करेंगे और वो भी ज्वाइन करेंगे इस्तेकाम तहरीक, या कोई और जमात इकट्ठे आप ज्वाइन करेंगे? देखिए, कल जो है मैं आपको बड़े वाज़ेह बता सकूंगा कि क्या, उसकी वजह यह है कि मैं इस वक्त किसी के लिए कमेंट नहीं करूंगा जी, मगर कल जब मैं खुद अपने लिए डिसाइड करूंगा तो उसके बाद जो है मैं दूसरों के लिए भी कुछ कह सकूंगा, और हो सकता है कि कुछ लोग मेरे साथ ही उसमें साथ चले जाएं, चाहे किसी भी पार्टी में। आप समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की सियासत इस वक्त बंद गली में है, वो ख़त्म हो चुकी है, या आगे जाकर बाउंस बैक भी कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो आप देख रहे हैं तो जो सबको नज़र आ रहा है कि इस वक्त सियासत ख़त्म हो चुकी है, मगर सियासत जो है कभी ख़त्म होती नहीं है। फिल वक्त ये मैं कहूँगा ख़त्म हो चुकी है। सियासत आदमी जब तक ज़िंदा है और जो है सियासत चलती रहती है। सियासत को अगर सियासत की तरह किया जाए तो आप देखें बाउंस बैक भी होता है। मगर ये एक बात है कि 5-6 साल के बाद बाउंस बैक हो जाता है। आपके सामने है, जितने भी लोग पार्टीज गई हैं बाद में 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद बाउंस बैक हो गया है। आप नवाज शरीफ साहब जो है PMLN के, वो कितने साल बाद वापस आए, बेनज़ीर साहिबा कितने साल बाद वापस आई। तो कोई अनहोनी बात नहीं है।
कि बाउंस बैक हो जाए। पार्टीज है, पार्टीज चलती रहती है और हमें इंडिविजुअल्स को हटा के पार्टीज की बात करनी चाहिए। बदकिस्मती से ये है कि हम इधर बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिविजुअल्स की। देखिए आज भी जो बहुत से पार्टी के लोग कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से कि सब जैसे उन्होंने खुद कहा था कि अगर मैं नाहल या कोई चीज़ नाहल हो जाता हूँ तो मैं शाह महमूद साहब को हैंड ओवर करूँगा। तो अगर वो शाह महमूद साहब को हैंड ओवर करेंगे तो इसमें देखें ना, पार्टी तो चलती रहेगी, इंडिविजुअल्स तो जो है चेंजेस आती रहती है। कुछ देर अगर कोई रेस्ट ले लेता है 2-5 साल जो है, इसमें कौन सी कबाहत है। अच्छा, चेयरमैन पीटीआई की जो बात हो रही है, अगर वो माइनस हो जाते हैं तो क्या आप माइनस चेयरमैन पीटीआई तरीके इंसाफ का हिस्सा बन सकते हैं? नहीं, देखिए मैं अपने प्रिंसिपल के ऊपर खड़ा हूं। मैं एक दफ़ा पार्टी छोड़ चुका हूं तो मैं पार्टी में ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं 2 कश्तियों में पैर रख के चलने का कायल नहीं हूं। मैं जिस पार्टी को ज्वाइन करूंगा उसके साथ चलूंगा। उसकी वजह देखें, बहुत से लोग अब तक यही इंतजार कर रहे हैं और 2 कश्तियों में पैर रखना चाह रहे हैं कि अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए। देखिए जब भी आप डिसीजन लें, मैं सबको ये कहता हूँ जो है बड़ा फर्म लें और अपने डिसीजन पे कायम रहें। बस आप बहुत शुक्रिया। आप फरमा रहे थे कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा अब वो नहीं बनेंगे और कल अपने मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। यानी अभी तक उन्होंने तहरीक इस्तेकाम में शमूलियत नहीं इख्तियार की और अली जैदी और इमरान इस्माइल के बारे में भी वो यही गुफ्तगू फरमा रहे थे। मुल्क की मईशत की बात करेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हर गुजरता दिन पाकिस्तान को माशी मुश्किलात की जानिब ले जाता दिखाई दे रहा है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 29 जून तक की मीटिंग का शेड्यूल तो जारी कर दिया है, लेकिन उसमें पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं है। अब इसका मतलब यह कि IMF के साथ नवा रिव्यू अब तक तो नहीं हो सका और इसके इम्कानात भी कम है। IMF प्रोग्राम ख़त्म होने में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माशी बहाली पर आज आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वज़राए आला, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की, जिसमें मुल्क में माशी बहाली के हवाले से अहम फैसले किए गए। इजलास में पाकिस्तान की माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार किया गया और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की गई। काउंसिल जो है वो गैर मुल्की सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर करेगी। कमेटी का पहला इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वज़राए आला, वफाकी सूबाई वज़रा और आर्मी चीफ ने शिरकत की, जिसके बाद एलामिया एक जारी किया गया इकनॉमिक रिवाइवल प्लान का, जिसका मकसद सरमायाकारी की राह हमवार करना है, पाकिस्तान को दरपेश माशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना है। और पाकिस्तान के पास जो है वो जिस तरह आपको पता है सिर्फ $4 अरब के ज़खायर हैं। तो ये जो एक स्टेप है, इससे बिल्कुल इट्स द वे फॉरवर्ड। और जो एक एतमाद है, खुसूसन अगर वो वहाँ से मिल रहा है कि आर्मी चीफ खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं और इस जानिब भी तवज्जो दी जा रही है कि इन्वेस्टर को एतमाद दिया जाए, तो जाहिर बात है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगले 6 माह में $4.5 अरब की अदायगियां पाकिस्तान ने करनी है। 3.5% ग्रोथ के लिए कम से कम $10 अरब का करंट अकाउंट खसारा जो है वो होगा। पाकिस्तान नवा रिव्यू मुकम्मल अगर नहीं करता तो जनवरी तक IMF का नया प्रोग्राम भी नहीं हो सकेगा। IMF की जानिब से पाकिस्तान के बजट पर हालिया तनकीद के बाद 30 जून तक IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए रकूम जारी ना होने के इम्कानात बढ़ गए हैं, जिससे पाकिस्तानी मईशत को सख्त चोट भी लग सकती है। और ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF का प्रोग्राम रोल ओवर अगर ना हुआ तो खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ जाएगा। डॉलर की किल्लत नए माली साल की पहले छमाही में शदीद और तवील होगी। फ़ंड प्रोग्राम की अदम बहाली माशी नमू यानी शरह तरक्की पर भी असरअंदाज होगी। इसके बगैर महंगाई और शरह सूद तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ब्लूमबर्ग में जनूबी एशिया के जो करस्पॉन्डेंट हैं एंकर शिकला, उनके जो उन्होंने लिखा उसके मुताबिक 30 जून तक अगर IMF से मामला तय ना पाए तो इसके नतीजे में 2024 में मुल्क में तरक्की की शरह बहुत ही कम होगी और शरह सूद जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ये मामलात कितने गंभीर हैं, कितने कंसर्निंग है। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, 29 को IMF बोर्ड का इजलास है, पाकिस्तान का मामला शेड्यूल में नहीं है, इसका मतलब IMF के दरवाजे 30 जून तक हम पर बंद हैं। कितनी कंसर्निंग बात है हमारे लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए। क्या ये राब्ते उनके काम आएंगे या पानी सर से गुजर चुका है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, IMF ने कुछ ये कहा है कि अगर 9th रिव्यू मुकम्मल होता है और जो उनके कमेंट्स वगैरह मिल चुके थे, काफ़ी दिन हुए हैं, अगर वो बजट में ख़ास तौर पे इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तो हो सकता है कि वो स्पेशली बोर्ड में लास्ट मिनट तक ले जाएंगे, मगर अभी तक वहां तक हम शायद नहीं पहुंचे हैं, इसलिए अभी भी अनसर्टनिटी है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये होता आपको नजर आ रहा है? अगर तो 30 जून तक ये ना हुआ तो 9वां रिव्यू या 10वां रिव्यू तो होगा ही नहीं, क्योंकि ब्लूमबर्ग एक बार बात ब्लूमबर्ग करके है कि डिफॉल्ट का खतरा है और आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। देखिए, मेरे ख्याल से हुकूमत ने इंतजामात कम से कम अगस्त के 13 तारीख तक तो मुकम्मल कर चुके होंगे, इसलिए कि दे विल नेवर वांट कि उनके टेन्योर के दौरान कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो। सवाल ये पैदा होता है कि अगरचे हमने तकरीबन 2 महीने के लिए इंतजामात किए हैं तो उसके बाद क्या होगा, और ये बड़ा अहम सवाल इसलिए है कि अगर इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो फिर तो एक केयर टेकर हुकूमत आएगी जिसके पास उनके अख्तियारात नहीं है कि वो किसी IMF प्रोग्राम पे दस्तखत करें, 3 साल का प्रोग्राम नया, और उसे आगे ले जाएं। ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकते हैं, जो कि करना चाहिए, कि वो IMF के साथ बातचीत शुरू करें, रिफॉर्म्स का एजेंडा वगैरह तैयार करें, परफॉर्मेंस टारगेट्स पे बात करें, इस तरह आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि जब नई हुकूमत इलेक्शन के बाद आए तो उसके पास एक वेल डिफाइंड मेमोरेंडम हो अग्रीमेंट का, तो उसको पे वो अगर मुनासिब समझें तो दस्तखत कर लें और आगे बढ़ें। मगर इसके लिए कम से कम अक्टूबर नवंबर तक तो इंतजार करना पड़ेगा, और सवाल ये पैदा होता है बिटवीन अगस्त एंड जनवरी, अक्टूबर नवंबर, अच्छा, हालात बहुत हद से ज्यादा अनसर्टन हो जाएंगे। ये अनसर्टेनिटी आपकी बात रख ली डॉक्टर साहब, मेरी 2-3 इकोनॉमिस्ट से बात हुई, वो भी यही समझ रहे हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि हुकूमत अपनी टर्म खत्म होने तक डिफॉल्ट नहीं होने देगी, लेकिन ये वे फॉरवर्ड तो नहीं है ना। अगर हम 40 दिन डिफॉल्ट नहीं करेंगे जब तक ये हुकूमत है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? और मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि नवंबर के बाद भी गैर यकीनी की सूरत हाल रहेगी, क्योंकि इलेक्शन अगर नवंबर में भी होते हैं तो नई हुकूमत जनवरी फरवरी तक आएगी। तो कम अज कम मौजूदा हुकूमत को फरवरी तक के इंतजामात करके जाना चाहिए, क्योंकि ये प्लान बी की बात करते हैं। तो क्या प्लान बी ये है कि IMF के पास अगर हम नहीं गए तो हमारे टेन्योर में बस पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे? इसका मतलब प्लान बी तो खुद ही डिफॉल्ट कर जाएगा। आप मुनासिब बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी हुकूमत की रिस्पांसिबिलिटी ये होती है कि उनके दौर में ऐसा ना हो यकीनन, मगर उनको कोशिश करना ये चाहिए और इंतजामात मुकम्मल करने चाहिए कि एक सिलसिला जो दिवालिये की तरफ हम जा रहे हैं उसको जिस हद तक मुसलसल रोकने की कोशिश करें, और एक ऐसा प्लान बनाएं जिसका बाज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि एक मिनिमम एजेंडा ऑफ रिफॉर्म होना चाहिए, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जो बजट में जो उन्होंने आदाद शुमार पेश किए हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, वो बिल्कुल नामुनासिब हैं, और बहुत ही कम इम्कानात हैं कि जो बजट के प्रोजेक्शंस हैं कितना पैसा आ जाएगा पाकिस्तान, वो दरअसल काफ़ी हद तक नामुनासिब और गलत हैं। रियासत अदालत आज एक अहम इजलास हुआ, आर्मी चीफ भी उसमें मौजूद थे। एक बिजनेस काउंसिल बनाने की बात हुई, हो भी चुका है, जिससे इन्वेस्टर का एतमाद बढ़ेगा। बड़ा अच्छा इकदाम है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। 1 विंडो ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन क्या ये काफ़ी है? इससे इन्वेस्टर का एतमाद बहाल होगा, उसे मिल पाएगा? देखिए, इन्वेस्टर को सिर्फ उस वक्त कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है, और आप ये देखिए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स तो तकरीबन पाकिस्तान में नया पैसा आने का सिलसिला रुक चुका है, और अलबत्ता ख़तरा ये पैदा हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में हैं कुछ आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से डिसइन्वेस्ट करके जा रहे हैं। इस हद तक अनसर्टनिटी डेवलप हो चुकी है। दूसरी तरफ अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो मुल्क का इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, क्या वो तैयार होगा? अब आप ये देखिए कि जब आप आपने जब सूद के लेवल को 21% पे ले गए हैं, तो आपको हैरत होगी सुन के
कि जो इंक्रीज है क्रेडिट का इस साल टू द प्राइवेट सेक्टर, वो पिछले साल से 98% कम है जी। ऐसा कभी नहीं हुआ। 98% कमी हुई है। तो कॉन्फिडेंस इज एट एन ऑल टाइम एब लो, और वो सिर्फ उस वक्त होगा जब एक तरह से IMF का अम्ब्रेला वापस आ जाता है और पाकिस्तान बायलैटरल बेसिस पर कुछ खासतौर पर चाइना वगैरह के साथ कुछ बातचीत आगे लेता है। अब IMF का ये अम्ब्रेला की आपने बात की, वापस आने के कितने इम्कानात हैं, ये जानते हुए 30 जून जो है वो करीब है, वो भी गुजर जाएगा। 12 अगस्त को हुकूमत चली जाएगी, 3 माह के लिए निगरान हुकूमत आएगी। अब निगरान हुकूमत से IMF बात नहीं करेगा, और अगर IMF का अम्ब्रेला ना हुआ तो मईशत डिफॉल्ट कर जाएगी। जी, ये खतरा बहुत मौजूद है। मैंने पहले भी जिक्र किया इस पर कि ये जो इंटरिम अरेंजमेंट्स होंगे उसके नतीजे में IMF तो दस्तखत नहीं करेगा एक ऐसी हुकूमत के साथ जो कि बिल्कुल जिसे कहते हैं वक्ती तौर पर है। और अगर आप 3 साल का अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी IMF के साथ चाहते हैं तो वो उसी वक्त होगा जब 5 साल के लिए एक मुंतखब हुकूमत आए, और उससे पहले यकीनन रिफॉर्म पे बातचीत हो सकती है इंटरिम गवर्नमेंट की, मगर फाइनलाइजेशन हैज टू बी डन बाय द न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिटवीन अगस्त एंड नवंबर दिसंबर, जो कि तकरीबन आप देखिए कि 4-5 महीने हैं कम से कम, ये कैसे हम मुकम्मल करेंगे। डॉक्टर हफीज पाशा साहब को आपने सुना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।